हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई सीबीटी 1 के सभी शिफ्ट के पेपर खत्म हो चुके हैं, सभी जोन्स के पेपर खत्म हो चुके हैं। और आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से सारी वो चीजें बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और कहीं ना कहीं आपको इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, 19 तारीख को 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 20 तारीख को भी 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है और 25 तारीख को सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है। यानी कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 की टोटल 7 शिफ्ट्स हमारे पास अवेलेबल थी। अब बात आती है इन सातों शिफ्ट के अंदर दो चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं नॉर्मलाइजेशन के पहले। जैसे अभी तक बहुत सारे बच्चों के मन में एक चीज बैठी होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और हर एक बच्चा ये सोच रहा है मेरी शिफ्ट टफ थी, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वाकई में आपका नॉर्मलाइजेशन होना भी है या नहीं होना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जरा, इसकी पूरी गणित को मैं समझाता हूं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इस पूरी मैथमेटिक्स को आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि क्या आपका नॉर्मलाइजेशन हो भी रहा है या आपका नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। इन दोनों बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मलाइजेशन कब होता है और नॉर्मलाइजेशन कब नहीं होता है। पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। इसको अच्छे से समझना जरा आप। ठीक है, आप दोनों दोस्त हैं, बहुत गंभीर दोस्त हैं, बचपन से आज तक हमेशा दोस्त रहे। आप दोनों ने डिसाइड किया दोनों एक ही जोन से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और मान लीजिए दोनों की सिविल ब्रांच है। ठीक है, और दोनों ने सोचा एक ही जोन से फॉर्म भरेंगे और आपने मान लीजिए कोलकाता जोन से फॉर्म भर दिया। आप समझना मेरी बात को, आप यहीं पर पूरा गेम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि दे लेते हैं, समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि राम जो है, ठीक है, इनका पेपर 19 तारीख को पहली शिफ्ट में होता है, 19 की फर्स्ट शिफ्ट में। और जो श्याम है, इनका पेपर भी 19 की फर्स्ट शिफ्ट में होता है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? नहीं होगा। आप दोनों ने सेम ही तो पेपर दिया है। समझिए इस गणित को पूरा। ऐसी राम श्याम की तरह और हजारों बच्चे जो कोलकाता जोन से थे, मान लीजिए सभी ने 19 की पहली शिफ्ट में पेपर दिया है, तो क्या आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात तो आपको पता ही नहीं है कि भाई आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है, आपका कंपटीशन तो उसी जोन से। अगर मान लीजिए रेलवे ने टोटल जितने भी जोन थे रेलवे के, उन सभी जोन को अगर उसने सात शिफ्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। मान लीजिए रेलवे ने कुछ ऐसा पेपर करवाया है कि 19 की पहली शिफ्ट में अहमदाबाद करवा दिया, भोपाल करवा दिया, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। एक जोन के बच्चे अगर एक ही शिफ्ट में बैठ के पेपर दिए हैं तो उनका कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो पहले बात हमें ये समझना पड़ेगी कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, रेलवे में लास्ट टाइम पर सीबीडी 2 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अगर आप आरआरबी जेई के सीबीटी 2 की बात करोगे तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 लास्ट टाइम पे ऐसे ही हुआ था। दो शिफ्ट में पेपर हुआ था और आधे जोन्स एक शिफ्ट में थे और आधे जोन एक शिफ्ट में थे। तो ऐसा नहीं बोला कि पहली शिफ्ट टफ थी, दूसरी शिफ्ट टफ थी। क्यों? क्योंकि एक जोन का बच्चा एक ही शिफ्ट में पेपर था, तो सबने एक ही पेपर दिया और बाकी जोन वालों से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए सीबीटी 1 का भी यही हाल है, अगर मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि कोलकाता जोन के सभी बच्चों का पेपर 19 की पहली शिफ्ट में था, तो आपको कोई मतलब नहीं है कि 19 की दूसरी शिफ्ट में क्या हुआ, तीसरी शिफ्ट में क्या हुआ, 20 को क्या हुआ। इससे कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा केस क्या हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए कोलकाता वाले जो हैं, कोलकाता की अगर मैं बात करता हूं, ऐसा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि कोलकाता शिफ्ट का, कोलकाता में जितने भी बच्चे थे उनका सबका एक शिफ्ट में नहीं हुआ बल्कि दो शिफ्ट में हुआ। एक 19 की पहली शिफ्ट और 19 की दूसरी शिफ्ट। ऐसी सिचुएशन में नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो शिफ्ट में क्या उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन, आधा एक नंबर मैक्सिमम। क्यों? दो शिफ्ट है, या तो ऑलमोस्ट एक जैसा बनाने की भी कोशिश करेंगे तो कितने ही डिफरेंस आ जाएगा, मामूली सा डिफरेंस आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा कब होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा इफेक्ट तब देखने को मिलता है कि कोलकाता का बच्चा 19 की पहली शिफ्ट में भी पेपर दिया है, 19 की दूसरी शिफ्ट में भी दिया है, 19 की तीसरी में भी दिया है, और 20 की पहली में भी दिया है, 20 की दूसरी में भी दिया है, 20 की तीसरी में भी दिया है, और 25 तारीख को भी पेपर दिया, 7 शिफ्ट में पेपर दिया है। अब नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ही जोन के बच्चे 7 शिफ्टों में पेपर दिए हैं और हर शिफ्ट का एवरेज ऊपर नीचे होगा, तब इशू आएगा।
तो यही रेलवेज बोलता है। तो अभी आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये बात आप में से किसी भी बच्चे को नहीं पता है कि आपके जोन का पेपर जो है वो कितनी शिफ्ट में हुआ है। हो सकता है एक जोन में हुआ, हो सकता है 2 जोन में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, कुछ हमारे देश के जो रेलवे के जोन है वो बड़े छोटे जोन है। जैसे मालदा जोन हो गया, रांची तो नहीं बोलूंगा, मालदा हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, ये इतने छोटे जोन होते हैं कि इनके अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने कम है कि इनका पर्टिकुलर एक शिफ्ट में ही पेपर हो गया होगा, एक शिफ्ट में ही करा लिया होगा। जो बड़े जोन है, जैसे कोलकाता बड़ा जोन है, हो सकता है इनके 2 या 3 शिफ्ट में हो, या हो सकता है 5-5 शिफ्ट में हो, ठीक। या और भी कोई छोटे जोन को उठाऊंगा तो वो में एक शिफ्ट में हो जाएगा। तो अब आपको यहां पर ये दिमाग नहीं लगाना है कि भाई आपकी शिफ्ट टफ थी या इजी थी। हर एक बच्चा अपने दिमाग से पहली बात तो निकाल ले ये बात कि आपको ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि आपकी शिफ्ट टफ थी या इजी थी। बिकॉज हो सकता है आपके जोन के बच्चे केवल आप ही की शिफ्ट में पेपर दिए हो, दूसरी शिफ्ट में नहीं दिए हो, और हो सकता है किसी दूसरे जोन के बच्चे। अच्छा, ये भी चीजें पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए एक दोस्त है आपका, और उस दोस्त ने मान लीजिए क्या बोलते हैं पटना जोन से फॉर्म भरा, ठीक है, पटना जोन से फॉर्म भरा, और आपने कोलकाता जोन से भरा, ठीक है। तो पहली बात तो ये बात आपको सोचना ही नहीं है कि पटना जोन से आपको क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। अब आपके दोस्त का पेपर केवल 20 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। पूरे पटना जोन वालों का बच्चों का पेपर 20 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, लेकिन आपका कोलकाता जोन बड़ा जोन है, तो मान लीजिए इसका 19 को भी पेपर हुआ, 20 को भी हुआ, तो आपका नॉर्मलाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके दोस्त के नॉर्मलाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि 20 की शिफ्ट में 13 साथ क्या हुआ था। तो मैं आपको यही बात क्लियर करने के लिए आज आया हूं। डिपेंड करेगा इस बार रेलवेज के अंदर, क्योंकि जोन बहुत सारे हैं लेकिन शिफ्ट तो 7 ही थी, तो ये डिपेंड करेगा कि किस जोन कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ है और किस जोन का कितनी शिफ्ट में हुआ है। जिस जोन का पेपर बहुत सारी शिफ्ट्स में हुआ है उनमें नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन जिस जोन का जो छोटे जोन है, मुझे नहीं लगता रेलवे ने सातों शिफ्ट में पेपर कराएगा, क्योंकि वो आराम से एक ही शिफ्ट में एकोमोडेट हो गए होंगे, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेल जोन्स का। अब आप बोलोगे सर आप बताइए कि कौन सी शिफ्ट का कितने जोन में हुआ, ये बेटा ये ट्रैक कर पाना इज नॉट दैट मच इजी, और इसीलिए हमने ना एक रैंक प्रिडिक्टर निकाला है। जब आप रैंक प्रिडिक्टर में अपनी रिस्पॉन्स शीट आएगी, जब आप उसके अंदर फिलअप करने जाओगे इस चीज को, तब आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर बोर्ड या आपका बोर्ड, एक बोर्ड नहीं, आपका बोर्ड कितनी शिफ्ट में पेपर दिया, ये बात आपको तब पता चलेगी। इसके पहले तक आपको ये बात पता नहीं चल पाएगी, ना ही इस बात को कोई ट्रैक कर सकता है, ठीक है। अब हो सकता है आप में से कुछ 4 बच्चे कमेंट में बोलेंगे सर मेरा दोस्त सेकंड शिफ्ट में भी था, थर्ड शिफ्ट में भी था, फोर्थ शिफ्ट में भी था, तो एक दो बच्चों के मैटर से समझ में नहीं आएगा, वो आप एक जोन के बारे में बता पाओगे। आपके आसपास की कम्युनिटी गिनती की 5-10 लोगों की है ना, हजारों लाखों बच्चों की नहीं है। उन हजारों लाखों बच्चों का जब डेटा हमारे पास आएगा 25,000, 40,000, 50,000 बच्चों का, तब मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा कि एग्जैक्ट कौन सी शिफ्ट टफ थी और एग्जैक्ट कौन सी शिफ्ट इजी थी। ये इसके लिए भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक वीक के अंदर अंदर रेलवे की रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, और उसके बाद हम ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने ला देंगे। चलिए अब ये देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन होता कैसे। तो अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए रेलवे क्या करता है, हर शिफ्ट का एक एवरेज निकालता है। जैसे मान लीजिए आपका जोन का पेपर 3 शिफ्टों में हुआ, मुझे मतलब नहीं 25 तारीख से, मुझे मतलब नहीं 20 तारीख से, आपने जिस जोन से भरा, मान लीजिए आपने भोपाल से भरा है, भोपाल वाले सारे बच्चे 19 की पहली दूसरी तीसरी में थे, ठीक है, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, उस शिफ्ट का तीनों शिफ्ट का एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज मतलब टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट, जिसको मीन स्कोर बोलते हैं, और वो मीन स्कोर जिस शिफ्ट का सबसे ज्यादा होगा उसके बेसिस पे काम किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए 3 शिफ्ट है, पहली वाली शिफ्ट का मीन स्कोर आया कितना 40 नंबर, दूसरी शिफ्ट का आया कितना 50, और तीसरी शिफ्ट का आया 60। तो जिस शिफ्ट का स्कोर सबसे ज्यादा है मीन स्कोर, समझ जाइएगा कि वो शिफ्ट थोड़ी हायर साइड थी, मतलब उसके अंदर बच्चों ने ज्यादा स्कोर किया, तो उसको बोलते हैं ये लोग बेस शिफ्ट। उसका क्या नाम दिया जाता है, बेस शिफ्ट। अब इस बेस शिफ्ट के बाद क्या करते हैं, इस बेस शिफ्ट से आपका, अब भले कोई भी आप किसी भी पर्टिकुलर शिफ्ट में हो, आपका परसेंटाइल स्कोर निकाल लिया जाता है। फिर जिन बच्चों का सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल होता है, नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग उनको ऊपर रख के सबसे लास्ट कैंडिडेट को कट ऑफ बना दिया जाता है। बस यही नॉर्मलाइजेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी गणित को हम कभी और अच्छे से समझेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। आज पहले मुझे आपके मन में यह बात डालनी थी कि आप ये मत सोच के बैठिएगा कि आपका शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, या आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट छोड़िए, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा भी या नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा आपने किस जोन से भरा है, क्योंकि हर जोन में जरूरी नहीं है कि सातों शिफ्ट में पेपर हुआ। छोटे जोन 2-3 शिफ्ट में निपट गए होंगे, बहुत छोटा जोन एक ही शिफ्ट में निपट गया होगा, बड़े जोन के हो सकता है कि 4-5 या 6 शिफ्ट में भी पेपर हुआ हो, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। इसके अलावा मैं एक ही चीज बोलूंगा, जिन बच्चों का पेपर इस बार ठीक ठीक गया है उनके लिए हमने ऑलरेडी CBT2 का बैच लॉन्च कर दिया है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आपको दिख जाएगा RRB JEE CBT2 सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ECCS IT।
मान लीजिए आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, आप इलेक्ट्रिकल के लिंक पर क्लिक करते हो तो आप यहां पर अंदर एंटर कर जाओगे। पूरा सीबीटी 2 की तैयारी अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत समय आपको रेलवे देगा नहीं, राइट, सारी चीजें प्रॉपर निकाल देगा। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का हमने लाइव और रिकॉर्डेड पूरा बैच दिया है आप लोगों को सीबीटी 2 के लिए, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल भी हमने पूरा आपके लिए कवर अप करवाया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो आपको एक ही चीज बोलूंगा, टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूड है जिसमें 2 लाख बच्चा ऑलरेडी बैठा हुआ है, 2000 टेस्ट है। और आपके एग्जाम तक, अब देखिए हमें ये नहीं पता कि आपका सीबीटी 2 का पेपर होगा कब, आपके एग्जाम तक हमने इसकी प्राइस 1900 रुपए रखी है। ये प्राइस भी कम हो जाएगी आपकी अगर आप टेक्स्ट बुक का यहाँ यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो मोहित के, तो जैसे लगाओगे 1800 रुपए हो जाएगी। अब आपका पेपर कभी भी हो, चाहे वो 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, पेपर हो सकता है कैंसिल हो जाए, फिर 2 महीना बढ़ जाए, क्योंकि रेलवे में ऐसी चीजें होती रहती हैं। इसलिए भैया हमने सोचा कि हम स्टूडेंट्स को मंथ के अकॉर्डिंग ना प्रोवाइड करके, हम उसकी जब तक पेपर नहीं हो जाता उसका, भले उसका पेपर 8 महीने बाद होगा, तब तक उसके पास ये सब्सक्रिप्शन रहेगा, टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड आप लगा लीजिए। इसके अलावा 4 बजे वाली मेरी रेगुलर क्लास करिए, क्योंकि वहां पर मैं बहुत कुछ अच्छा करा रहा हूं आप लोगों को और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट भी करा रहा हूं। चलिए गाइस, इसी तरीके से मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसी आपको लगी ये जानकारी, और फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।